morning, everyone. Good morning, Madhu. Good morning, Akila. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Adarsh. Good morning, Soumya. Good morning, Kashish. Good morning, Faiza. Good morning, Tanu. Good morning, Sana. Good morning, Diksha. बस 1 मिनट रुको. हाँ. Good morning, Kanishka. तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है. और क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो? बताओ भाई, क्वेश्चंस कर रहे हो सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. हो पा रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो. कम से कम 2 घंटे फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ठीक है. कम से कम 2 घंटे लेकर आपको बैठना ही पड़ेगा. तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि
देखो यहाँ पर हमने अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, मतलब 2 यूनिट्स कंप्लीट करी। एक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मतलब काम करती है, चार्जेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था अलग से, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले जो रिलेशन है, जैसे डायपोल वगैरह के जो रिलेशन थे, वैसे ही सिमिलर रिलेशन हमको मैग्नेटिज्म में भी देखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल करके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज ला सकते हो, और मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हो। यानी कि दोनों से एक दूसरे को जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हो, मैग्नेटिज्म का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमें इसी चीज के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, यानी कि वो चीज कैसे जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब भी वही है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ कैसे जनरेट हो पाती है एक दूसरे की मदद से, ठीक है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, किसी को बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या एसी जनरेटर का? जो बिजली हमारे घरों में आती है या जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है? मैंने एक बार बताया भी था आपको। कोई बेसिक प्रिंसिपल बता सकता है कि क्या प्रिंसिपल होता है एसी जनरेटर का? प्रिंसिपल अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कैसे जनरेट किया जाता है? बोलो। भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, जब आप एक कॉइल लेते हो, ठीक है। कॉइल का मतलब क्या है कि आपने मान लो क्या करा, एक रॉड ली इस तरीके से, ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर आपने बेसिकली क्या करा, एक तार को आपने लपेट दिया इस तरीके से। काफी ज्यादा आपने तार इस पे क्या कर दी, लपेट दी। तो ये क्या बन गई, एक कॉइल बन गई, वायर की क्या बन गई, कॉइल बन चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि इस कॉइल को, एक सेकेंड ना, इस कॉइल को अगर आप यहाँ मैग्नेट के बीच में रख देते हो, मान लो यहाँ पर मैंने मैग्नेट ले ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट ले ली, और ये दोनों मैग्नेट के पोल्स क्या है, अपोजिट पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप इसको क्या करते हो, मैग्नेट के बीच में रख देते हो, और यहाँ पर मान लो मैंने ये एक इसको पकड़ने के लिए निकाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर आप इस कॉइल को इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में घुमाने की कोशिश करते हो, ठीक है, या मूव करवाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, बिजली बनेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का जो मेन पर्पस है, जो मेन रीजन है, वो क्या होता है? आपको पता है कि ये जो दो मैग्नेट रखे हैं नॉर्थ और साउथ पोल वाली, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में मैग्नेट फील्ड होगा इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस से, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसको हमने कल फाई बी के नाम से पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा जो लॉजिक होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का किसी भी सर्किट में, वो ये होता है कि अगर आपने एक कंडक्टर ले रखा है, कंडक्टर मतलब ये कॉइल हो गई, वायर की क्या हो गई, कॉइल। तो अगर आपने कंडक्टर ले रखा है और उस कंडक्टर में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करोगे, तो वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस लॉ को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। इंडक्शन मतलब किसी चीज को जन्म देने की या किसी चीज को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल है या कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का फ्लक्स अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि दो मैग्नेट्स मैंने लगा दी और कॉइल जो है मैं ऊपर नीचे मूव करता जा रहा हूँ और बहुत तेजी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो तेजी से मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जब मूव करूंगा तो मूव करते टाइम होगा क्या, कि इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के अंदर से पास होते हुए जा रही हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी, ठीक है। मान लो कि ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, नीचे की तरफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, बीच में फील्ड लाइंस कम है।
तो जब मैं बीच से ऊपर को लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, वापस नीचे ला रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, उसके बाद वापस नीचे लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ऐसे करके बार बार क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल के अंदर से जो पास हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और इसी पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो कर पाता है किसी भी सर्किट में जब आप कोई रेजिस्टेंस लगाते हो, क्योंकि पोटेंशियल जहां पर होगा वहां पर करंट भी प्रोड्यूस होगा अगर वहां पर रेजिस्टेंस की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फैराडे था, फैराडे नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने यही काम करके देखा था। तो उसे ये पता लगा कि भाई मैग्नेट के बीच में अगर हम क्या रखते हैं, किसी कॉइल को रखते हैं या किसी कंडक्टर को रखते हैं, और उसका फ्लक्स हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि आप बिजली कैसे बना रहे हो, बस ये हमें इस चैप्टर में समझना है। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर के साथ जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ी हुई होंगी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, उसी को हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो कितनी है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कितनी है किसी भी एरिया से जो पास हो रही है या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से जो पास हो रही है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with any surface is equal to total number of magnetic lines of force passing normally through it। यानी कि कोई भी सरफेस है, मान लो मैंने कहा कि ये मान लो इस तरीके का सरफेस है, ठीक है, ये मान लो इस तरीके का सरफेस है, और यहाँ पर मान लो मैंने कोई मैग्नेट रख दी इस तरीके से, और इधर भी मैंने एक मैग्नेट रख दी। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल रख दिया, इधर मान लो साउथ पोल रख दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हुए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जा रही होंगे इधर की तरफ। समझ आ गई बात। तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जो पास कर रही हैं, इसी को फ्लक्स कहेंगे। मान लो ये 5 लाइनें हैं, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू इट। नॉर्मली का मतलब कि परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली मतलब कि जिस सरफेस की आप बात कर रहे हो उसको चीरते हुए जो लाइंस निकल रही होंगी। ठीक है, अगर मान लो मैं ये सरफेस ऐसे बना देता, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे जा रही होती इस तरीके से, और उधर से भी जा रही होती इस तरीके से, तो ये फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस सरफेस को चीरते हुए नहीं जा रही है। जो लाइन सरफेस को चीरते हुए जाएंगी उसके बीच से पास करेंगी, वही मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट होंगी। यानी कि नॉर्मली थ्रू इट, यानी कि परपेंडिकुलर जब आप सरफेस पर काटोगे लाइंस को, ये लाइंस ऐसे जा रही होंगी कि सरफेस को परपेंडिकुलर चीरते हुए जा रही होंगी, तो ऐसी लाइंस को ही हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 लाइनें अगर मैग्नेटिक फील्ड की पास हो रही हैं, तो 5 यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो उसके बाद है सपोज वी कंसीडर स्मॉल एरिया डी ए इन फील्ड बी, देन अगर मान लो हम किसी सरफेस में छोटा सा एरिया डी ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यही सेम सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सरफेस बनाया, और इस सरफेस के अंदर मैंने छोटा सा एरिया डी ए कंसिडर कर लिया। ये वाला जो एरिया है, ये छोटा सा जो सेक्शन मैंने निकाला है, इस छोटे से सेक्शन को मैं डी ए एरिया सेक्शन कह देता हूँ। डी ए एरिया का ये सेक्शन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बी है। अगर मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करेगी इस तरीके से, उसकी इंटेंसिटी कितनी, बी के बराबर है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए के बराबर हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फाई अगर आपको निकालना है तो आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे किसका, बी डॉट डी ए का। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप क्या करते थे, ई डॉट डी एस करते थे या ई डॉट डी ए करते थे। डीएस भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डीए भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में आप ई से मल्टीप्लाई करते थे या ई का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे डीए के साथ या डीएस के साथ, यहाँ पर आप बी का प्रोडक्ट निकालते हो डीए के साथ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब वैसे तो टेस्ला होती है,
ठीक है। और मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो आप जब आप इसको बी डॉट डी एस कॉस थीटा करोगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का आप दूसरा कोई फॉर्मूला लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ओवरऑल जो यहाँ पर यूनिट आपको मिलेगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो कितनी हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। और इसी को आप टेस्ला भी बोल सकते हो, सीधे सीधे आप इसको टेस्ला बोल सकते हो। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर टेस्ला बोलो, ये क्या हो गया आपका, इसकी यूनिट हो गई। और इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो ml2 t की पावर -2 a की पावर -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि फिर आप इसको निकालने बैठोगे तो इसको आपको निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूला को लिंक करके आप ही निकाल पाओगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया था, जो कि एसी जनरेटर में यूज किया जाता है, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ, यानी कि करंट या ईएमएफ का जब आप जनरेशन करते हो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कॉइल से बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होगा। एंड इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। तो फैराडे के बेसिकली यहाँ पर दो लॉज हैं। ठीक है। पहला जो लॉ है फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, वो क्या कहता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड लूप और सर्किट चेंजेस, जब भी किसी क्लोज्ड लूप या फिर सर्किट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर क्या होगा, बार बार चेंज किया जाएगा, an EMF is induced in the loop or circuit which lasts so long as change in flux continues। यानी कि जब आप किसी भी क्लोज्ड लूप या सर्किट के ईएमएफ को, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो एक ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा या ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होगा, किसमें, लूप या फिर सर्किट में, जिसके थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बार बार चेंज कर रहे हो, which lasts so long as change in flux continues। और ये तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक आप इसका फ्लक्स चेंज कर दोगे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि सब लोगों ने जनरेटर देखा होगा। ठीक है। जो जनरेटर होता है, मतलब जो शादी वगैरह में आपने देखा होगा, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे देखा होगा, या कहीं मार्केट में किसी की दुकान पर रखा हुआ देखा होगा, तो वो जनरेटर आप देखते हो उसमें ऊपर से डीजल डालते हैं, और वो जनरेटर में नीचे आपने देखा होगा पहले जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए उसको घुमाना पड़ता है। ठीक है। उसका एक वो क्या होता है, एक हैंडल होता है, वो हैंडल उसमें लगा के उसको घुमाना पड़ता है। तो घुमाकर आप कर क्या रहे होते हो, घुमाकर आप एक बार उसको स्टार्ट जब कर देते हो तो स्टार्ट होने के बाद वो खुद घूमता रहता है, खुद चलता रहता है। तो एक्चुअली में आपने देखा होगा जिस चीज को आप घुमाते हो वही चीज बाद में घूमती रहती है बहुत तेजी से। तो वो क्या होता है, वो कॉइल की रॉड होती है। ठीक है। वो कॉइल की रॉड होती है, और वो जो कॉइल है उसको दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा गया है। तो जब वो कॉइल घूम रही होती है, कॉइल घूमने से होता क्या है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे होते हैं हम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे होते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और वो तब तक चलता रहता है जब तक आप जनरेटर का वो रॉड को या कॉइल को घुमाते रहोगे या वो घूमती रहेगी। यानी कि जनरेटर में जब डीजल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म होने के बाद वो कॉइल घूमना बंद कर देगी, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि जनरेटर को घुमाने के लिए आपको उसमें डीजल डालते रहना पड़ता है, क्योंकि डीजल क्या करता है, वो पावर देता है उस चीज को घुमाने के लिए, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि डीजल आप डाल रहे हो, ठीक है, डीजल बर्न हो रहा है, डीजल की जो हीट एनर्जी है वो क्या कर रही है, उस कॉइल को घुमा रही है। यानी कि डीजल की जो एनर्जी है, डीजल की जो हीट एनर्जी है, वो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो आप बना सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म में। तो वही चीज आप यहाँ पर कर रहे होते हो। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई जब भी आप किसी कॉइल या फिर सर्किट, क्लोज्ड सर्किट लेते हो या फिर लूप लेते हो, और उसके बीच उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर आप चेंज करते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, और तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते रहोगे। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो कॉइल को आपने घुमाना बंद कर दिया मैग्नेट के बीच में, फ्लक्स उसका कांस्टेंट हो गया, तो वहां पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ये समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब सेकंड लॉ क्या कहता है
सेकंड लॉ, the induced EMF in a closed loop or circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the closed loop or circuit. तो सेकंड वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो ईएमएफ होता है, जो प्रोड्यूस ईएमएफ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जब आप कॉइल को घुमा रहे हो दो मैग्नेट के बीच में, और जब भी क्या हो रहा है उसके बीच के उसके अंदर का फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने पर बेसिकली होगा क्या, फ्लक्स चेंज होने पे बेसिकली होगा क्या, वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो जो ईएमएफ होता है वो डेल एफ बाई डेल टी के बराबर होता है, मतलब डेल एफ बाई डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब इसका मतलब क्या है, डेल एफ बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल टी जो आप बोल रहे हो, या फिर आप जो है डी फाइव बाई डी टी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, डी फाइव बाई डी टी बोलो या डेल एफ बाई या डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी बोलो, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर आप इसको फास्ट कर दोगे तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, पहली चीज तो ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव, और दूसरी चीज ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है, ये दो रिलेशन आपको यहाँ पर कंक्लूड करके दे सकता है। हमारे पास ये जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। अब इसको अगर हम अलग कर देते हैं डी फाइव और डी टी को, तो पहला रिलेशन हमको ये मिलेगा जो ये कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये डी फाइव का मतलब क्या हुआ कि जैसे इनिशियली फाइव वन की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 100 थी सपोज, और फाइव टू की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, सपोज 1000 थी। ये एक केस था। दूसरा केस हमने ये लिया कि मान लो फाइव वन की वैल्यू 90 थी और दूसरे केस में कितनी थी, ये 500 थी। फाइव वन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो पहले केस में अगर आप डी फाइव निकालोगे तो 5 माइनस 5 कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और दूसरे केस में कितना आ जाएगा, 500 में से 90 माइनस करोगे तो 410 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डी फाइव जिसमें ज्यादा होगा वहां पर ईएमएफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा या ईएमएफ इंडक्शन ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है पहला हमको लॉजिक मिलता है जो ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, इनिशियली जितना फ्लक्स था उसके कंपैरिजन में फाइनल फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, या आप बोल सकते हो जो इनके डेल्टा की वैल्यू होगी या डिफरेंस की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा डी फाइव या जितना ज्यादा डेल्टा फाइव उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज ये क्या कहते हैं कि ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब कि जितने कम टाइम में जितना ज्यादा फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि कॉइल को अगर आप बहुत तेजी से घुमा रहे हो या बहुत तेजी से घुमाने पर होगा क्या, उसका फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होगा। तो बहुत तेजी से अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, यानी कि विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फ्लक्स को बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आराम आराम से कर रहे होगे तो ईएमएफ इतना जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो है आपका सेकंड लॉ कहता है। और इस सेकंड लॉ की खास बात ये भी है कि इसमें आगे क्या लगता है, एक नेगेटिव साइन लग रहा होता है, यानी कि ये एक्चुअली में जो लॉ है वो ये कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसा ये लॉ बोल रहा होता है। तो अब ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है वो आप समझ लो। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के लिए रीजन यहाँ पर लिखा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ यहाँ पर कॉइल का मोशन हो रहा है या जिस तरफ फ्लक्स जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा होता है, करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये इस जो है सेकंड लॉ का मतलब होता है और ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है। और कई बार इस नेगेटिव साइन का मतलब ये भी निकाला जाता है कि भाई जो भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फ्लक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो बाहर से, मतलब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर अपोज मतलब आपको क्या दिख रहा है, मतलब वो जो मोशन है वो अपोज कर रहा है आपको। ठीक है, वो अपोज कर रहा है, तो अपोज करने की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आप ताकत लगा के ये बार बार ईएमएफ को मतलब बार बार फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो जिससे ईएमएफ आपका जनरेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप जब ताकत लगा के उस चीज को कर रहे हो तो आप उसके खिलाफ जाके कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हो, जिस वजह से भी ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है। और दूसरा रीजन तो ये लिखा ही है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है,
इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर करंट इंड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वल का साइन लेके आते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं आता। ठीक है, ये जो n कांस्टेंट आया है, ये n बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप, यानी कि जो आप कॉइल ले रहे हो उस कॉइल में आपने लूप कितने बनाए हैं, ये टर्न्स कितने बनाए हैं। यानी कि मैंने बोला था कॉइल क्या होता है, ये आपकी कॉइल हो गई, इस टाइप की क्या हो गई, ये आपकी कॉइल हो गई। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप वायर के यहाँ पर बनाओगे वही क्या हो जाएगी, कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी, या फिर E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यही क्या होता है आपका फैराडेज का सेकंड लॉ होता है, जो आपको ये बताता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे, जितने कम टाइम में करोगे, उतना ज्यादा यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड लॉ। उसके बाद है इफ कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच विद इट्स ईच टर्न चेंजेस बाय डेल्टा फी इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसे हम डेल्टा फाई कह रहे हैं, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो ये हो जाएगा। देखो आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर कहता है। ठीक है, और यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालो तो क्या होता है, V बाय R होता है। अब V की जगह हमने क्या रख दिया, E रख दिया। E बेसिकली क्या है, EMF। V भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है, E भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। लेकिन ये कैसा पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो किसी सर्किट में आपका इंड्यूस किया जाएगा। ठीक है, वो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल। और ये बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने सर्किट में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ करंट को पीने की कोशिश करेगा, कुछ करंट का अमाउंट खाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हम उसके लिए V का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो किसी सर्किट में होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E बाई आर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, I की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये E बाई आर के बराबर हो गई। और यहां से इन्होंने जो वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू निकाली है इन्होंने, E बाई आर। हाँ ठीक है, तो E बाई आर की वैल्यू निकाली, और E की जगह इन्होंने क्या रख दिया, माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। ये वाला जो है, ये जो इक्वेशन थी इसका इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर क्या मिल गया, I इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डेल फाइव बाई डेल टी, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो ये तब के लिए जब आप क्या कर रहे हो, सर्किट में रेजिस्टर को भी या रेजिस्टेंस को भी इस्तेमाल कर ले रहे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डेल फाइव बाई डेल टी। ठीक है, बस कुछ नहीं करा, ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ में V की जगह E रख दिया, और उसके बाद E की जो भी वैल्यू है यहाँ पर माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी, उसको आपने रख दिया बस। तो ये फॉर्मूला भी आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है, जो आपको रिलेशन दे देता है करंट में, ईएमएफ में, नंबर ऑफ टर्न्स में, और डेल फाई और डेल टी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लेंज लॉ। तो ये लेंज लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, जो चीज मैं अभी आपको बता भी रहा था, ये जो लॉ है, ये क्या कहता है कि भाई फैराडे ने तो चलो ठीक है बता दिया कि भाई ऐसा करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि किसी भी कॉइल या किसी भी लूप में से अगर हम क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन लेंज ने खास बात ये बताई कि भाई जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी, या फिर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो इस तरीके से होगी कि हमेशा उस वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, जो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेट के बीच में मैं कॉइल को घुमा रहा हूं, कॉइल को घुमाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि वो जो मतलब जो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है वो उसको अपोज करेगा। यानी कि अगर मैं कॉइल को घुमा रहा हूं तो कॉइल को घुमाने के लिए जिस डायरेक्शन में कॉइल घूम रही है, ठीक है, तो उसमें जो मोशन आ रहा है उस मोशन को वो अपोज करेगा, कौन, जो करंट उसमें जनरेट हो रहा है। यानी कि करंट या फिर ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा कि हमेशा वो उसको अपोज करेगा जो उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कॉइल जो है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी अगर आप जबरदस्ती उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहे हो
तो करंट प्रोड्यूस करने पे होगा क्या, वो कॉइल इस तरीके से अपोज करेगी, या जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरीके से होगा कि जो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यही क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है। ठीक है, तो इफ इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन, तो अगर मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, और कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो तब यहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है, यानी कि इंड्यूस करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है एनपीए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाय आर के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी करंट की वैल्यू हो गई एनबीए ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्योंकि रोटेशन हो रही है कॉइल में, तो कॉइल जब रोटेट करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब घूमने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, एरिया ऑफ कॉइल हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने इस तरीके की ये कॉइल ली, ये, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये वायर्स को ऐसे लपेट रखा है, ये आपने कॉइल बना ली, इससे आपने ये दो एंड्स निकाल दिए, सर्किट में जा रहे हैं, और इधर आपने क्या रख दिया, एक मैग्नेट इधर रख दी, एक मैग्नेट इधर रख दी। अब इस कॉइल को आप क्या कर रहे हो, इस कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉइल जब रोटेट होगी तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी ओमेगा, एरिया इसका ए हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और टी जो है वो आपका यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। आई नॉट का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि आपको हमेशा एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जब भी हम कॉइल को ऐसे घुमा के मैग्नेटिक फील्ड में करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जब भी करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट फ्लक्चुएटिंग करंट होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, अच्छा मेरे को ये बताओ, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी तो पता होगी सभी को कितनी होती है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो घरों में आती है हमारे, किसी ने नहीं पढ़ा क्या, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, पैसा नहीं बताया, 50 हर्ट्ज। तो ये जो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर जो हमारे घरों में एसी करंट आता है या अल्टरनेटिंग करंट आता है, वो 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, 50 बार क्या हो रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, मतलब 50 बार उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, 50 बार उसकी मिनिमम वैल्यू आती है। एक कंप्लीट साइकिल में एक बार मिनिमम रहता है, एक बार मैक्सिमम रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ना साइकिल कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज तो दो बार आती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, और जीरो वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ पर आती है। तो ये चीज 50 बार हो रही होती है, क्योंकि 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो जाती है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। और आई नॉट जो है वो किसके बराबर होता है, एनबीए ओमेगा बाय आर के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को हमने आई नॉट लिख दिया, तो ये जो आई है, आई को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, जहां पर आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, जो कि एनबीए ओमेगा बाय आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बताओ, समझ आ गया सभी को ये लेंस लॉ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लेंस लॉ बस यही कहता है कि भाई करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी कि हमेशा वो अपोज करेगी उसके कॉज को, जो उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। बस यही है आपका लेंस लॉ। ठीक है, और चाहो तो इसकी एनिमेशन वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको काफी सारी मिल जाएंगी कि अपोज ये करता किस तरीके से। ठीक है, बेसिकली होता यहाँ पर क्या है कि जो मतलब करंट इंड्यूस हो रहा होता है वो खुद की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होती है जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको एक अपोजिट मूवमेंट या अपोज्ड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, और यही क्या एक्सप्लेन करता है, लेंस लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलो फिर अब इसको यहीं तक करते हैं, और बाकी फिर जो है शाम को करेंगे। ठीक है, का पार्ट 2 क्या चीज? बायो के टेस्ट का पार्ट 2 होगा। हाँ नहीं, बायो के टेस्ट का भी पार्ट 1 ही होगा, एक्चुअली वो टेस्ट में हुआ क्या था, उसके आंसर्स वो जो है मार्क
होना छूट गए थे, ठीक है। तो थोड़े बहुत वो मार्क कर रखे थे स्टार्टिंग के, बाकी के वो रह गए थे, इस वजह से वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कल जो आपका टेस्ट हुआ था वही आज फिर से होगा, ठीक है। वो सही हो गया अब, तो वो आज आपका होगा पार्ट 1 वाला ही, ठीक है। तो वो आप दे देना, ठीक है। चलो फिर पीडीएफ ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। ग्रुप में भी एक बार मैसेज कर दिया करो अगर मैं भूल जाया करूँ, ठीक है। तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। चलो फिर 8 को एम्स का एग्जाम है और नेक्स्ट डे यूपी का। अच्छा, ठीक है फिर। तो सेंटर तो पास में ही चूज करा होगा ना आपने, सेंटर तो पास में ही ए रखना। मतलब अगर आपने एम्स का सेंटर जहाँ पे रखा है वहीं यूपी का रखना, जो एग्जाम सेंटर आएगा, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।